नमस्कार पशुपालक भाइयों एवं पशुपालन और पशु चिकित्सा से जुड़े हुए मेरे साथियों। देखिए, पहले तो मैं अपना जो है परिचय करवा दूं। मैं डॉक्टर भरत सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, पशु पोषण विशेषज्ञ एवं डेयरी फार्मिंग कंसल्टेंट। और मुझे जो है पशु डेयरी सेक्टर में और पशु पोषण में 10 साल का अनुभव है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हमारे पशुपालक भाई हैं, या गोट फार्मिंग हो या पोल्ट्री फार्मिंग हो, उससे जुड़े हमारे किसान भाई हों, तो हमें उनको फ़ायदा पहुंचाएं। किस माध्यम से? तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान उन्हें देकर। क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, फील्ड में मैंने देखा है कि तकनीकी और वैज्ञानिक जो ज्ञान की है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हम परंपरागत रूप से खेती और पशुपालन से अभी निकल कर और तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर उस सिस्टम पर, उस तंत्र पर नहीं आए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम पशुपालन को और खेती को जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी ज्ञान आधारित बनाएं। तो हमने जो है पशुपालन से संबंधित 4 हमने स्तंभ देखे कि कौन कौन से स्तंभ है। पशु का आवास हो गया, ठीक है ना, पशु का ब्रीड इम्प्रूवमेंट हो गया, ब्रीडिंग हो गया, पशु का जो है प्रबंधन हो गया है, ठीक है ना, पशुपालन में। और चौथा जो है आहार से संबंधित पशु। देखिए पशुपालक भाइयों, हमें जो डेयरी फार्मिंग में या दुग्ध व्यवसाय में जो दिक्कतें आती हैं, वो हमें पोषण से संबंधित ही ज़्यादातर आती हैं। तो कुछ मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि एक तो सीजनल न्यूट्रिशन होता है। सीजनल न्यूट्रिशन में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हम जो है चारा बाटा मौसम के हिसाब से दें, और वैसे आप लोग देते हो। जिस मौसम में जो हमारा चारा फसल हो रही है उसको हम प्रोवाइड करवाएं। और चारा फसल में भी जो दलहनी चारा है और जो ऊर्जा वाला चारा है, दलहनी चारा और जो है ग्रेमिनी वाला जो है अनाज कुल का चारा है, दोनों का अनुपात उचित अनुपात होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उसकी पोषक आवश्यकता पूरी हो सके। प्रोटीन और ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। प्रोटीन ऊर्जा जो है एक उचित रेशो में उसके शरीर में जाए। तो हम बात करें सीजनल न्यूट्रिशन की, तो देखिए जैसे हम अभी बरसात का सीजन है, तो बरसात के सीजन में जो सीजनल हमारे चारे हैं, काऊ पीहे, ठीक है ना, चौलाई, प्रोटीन चारे में। हम अगर बात करें ऊर्जा वाले चारों में, ज्वार अभी है, अभी मक्का है, अभी बाजरा है, इसको हम हमारे किसान भाई पशुओं को खिला रहे हैं। कुट्टी करके हमें जो है इनको सूखे चारे के साथ मिलाकर और बाटे के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए, ठीक है। जब सर्दियाँ आ जाएगी तो हम चारे में परिवर्तन करेंगे। जो चौलाई की जगह हम प्रोटीन वाले चारे को बदल देंगे रिजके से, ल्यूसन से या बरसीम से, ठीक है। और जो हरे चारे में हम जो बदलाव करेंगे, या तो जई बोंगे या जौ बोंगे, ठीक है ना। हम मक्का बाजरा ऐसे चारे हैं कि ये साल भर चले जा सकते हैं। आजकल इनकी जो है वेराइटीज़ आ गई है, जो फोडर हैं इनके, फोडर क्रॉप्स हैं, इनकी वेराइटीज़ आ गई, तो हर मौसम में ये पैदा हो जाती है। बाजरा हो गया, ठीक है ना, मक्का हो गया, नेपियर हो गया। नेपियर एक बहुवर्षीय चारा है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बांटे का, बांटे में आपको कौन सी खल और कौन सी डीओसी सीजन के हिसाब से खिलानी है, तो वो भी अपने को देखना है। भाई सर्दियों में अपने को जो है मूंगफली की खल, ठीक है ना, काकड़ी की खल। काकड़ी की खल आजकल जो है पूरे साल भर उपलब्ध रहती है, लेकिन जो है सीजन के हिसाब से देखें तो मूंगफली की और जो है खल जो है सर्दियों में खिला रहे हैं। बात आ जाए समर की, तो समर में जो है काकड़ी की खल भी होती है, अपने अलसी की खल भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम जो है एक सीजनल न्यूट्रिशन में तय करें कि हमें खिलाना क्या है। गुड़ आ गया, हमें सर्दियों में गुड़ देते हैं पशुओं को अलग से, या तेल की मात्रा हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसके शरीर को गर्म रखना होता है, हीट इंक्रीमेंट की जरूरत पड़ती है पशु को। तो हीट इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए उसके शरीर में प्रोटीन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें खलों की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक तरह से कहें कि वातावरण के प्रभाव को कम करने के लिए हमें न्यूट्रिशन बढ़ा देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट, क्योंकि हीट इंक्रीमेंट के लिए पोषण की आवश्यकता ज़्यादा होती है। बात आई समर की, समर में जैसे ही अगर फीड इनटेक कम होता है,
हीट स्ट्रेस के कारण या वातावरण के विपरीत प्रभाव के कारण, तापमान के कारण पशु का जो है जो फीड इंटेक होता है, ड्राइमेट्री इंटेक होता है, वो घट जाता है। तो उसको कोप कैसे किए करें उसको, तो हमें ऐसे रूमन मॉडिफायर या हमें ऐसे चीज़ों पे जाना पड़ेगा ताकि उसका जो है पाचन अच्छे से हो सके, जो हम खिला रहे हैं उसका फीड इंटेक बढ़ सके, ठीक है, और वातावरण का प्रभाव भी कम हो। तो उसमें नमक की मात्रा आती है, उसमें मीठा सोडा आता है, ठीक है ना, उसमें आपका विटामिन सी का भी रोल है, ठीक है ना। तो हम ऐसी चीज़ों के माध्यम से जो है हीट स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो सीजनल जो है चारा बांटा है वो बहुत ही आवश्यक है, हर सीजन के लिए अलग अलग, ठीक है ना, कि कब हम उनको क्या खिलाएं। इससे क्या होगा, और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब भी आप चारे और बांटे में परिवर्तन कर रहे हो सीजन में, एक सीजन से दूसरा सीजन आ रहा है तो आपको चारे और बांटे में परिवर्तन करना होता है, तो वो उस परिवर्तन धीरे धीरे करना चाहिए। या सीजन में नहीं कर रहे हो, एक ही सीजन में भी आप अगर बांटे में भी बदलाव कर रहे हो, एक प्रकार का बांटा आप खिला रहे हो, दूसरे प्रकार का बांटा देने लगे हो, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको परिवर्तन धीरे धीरे करना है। वरना क्या होता है कि रूमन माइक्रोब्स जो होते हैं, जो पेट होता है इनका रूमिनेंट्स का, उसमें 4 थैले होते हैं। सबसे बड़ा जो थैला है वो रूमन है। रूमन में माइक्रोब्स हैं, रूमन में बैक्टीरिया है, रूमन में फंजाई है, रूमन में प्रोटोजोआ है। तो उनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे ही आप उनका जो मतलब फीड इंग्रेडिएंट कम करते हो या घटाते बढ़ाते हो, तो उनके जो रूमन के माइक्रोब्स की पॉपुलेशन में भी बदलाव आता है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उससे इंडाइजेशन का खतरा ज़्यादातर रहता है, अपच होने की संभावना बढ़ जाती है, या यूँ कहें कि रूमन स्टीनोसिस भी हो जाता है कभी कभी। तो हमें जो बदलाव करना है फीड में या फीड इंग्रेडिएंट्स में या फिर चारे में, वो बदलाव हमें धीरे धीरे करना है, एक साथ नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगर आपने एक साथ ज़्यादा अनाज दे दिया तो एक बीमारी होती है जो डेयरी फार्म पर बहुत कॉमन होती है, सारा, जिसको बोलते हैं सारा, सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, ठीक है ना। सारा में होता क्या है कि रूमन की पीएच जो है घट जाती है, ठीक है ना, एसिडिक पीएच हो जाती है, और उस एसिडिक पीएच की वजह से जो है लेमिनाइटिस की प्रॉब्लम आती है, मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार अगर फार्म में मेस्टाइटिस आ गया तो आपको कितना बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। हमारे पशुपालक भाई अच्छे से जानते हैं थनैला रोग जो होता है। तो कहीं ना कहीं बीमारियां जो है पोषण से जुड़ी होती हैं, न्यूट्रिशन से जुड़ी होती हैं। तो हमें देखना यह है कि सीजन के हिसाब से हमें कौन सा पोषण देना है, कौन सा आहार देना है, चारा बांटा कौन सा देना है, और उसमें बदलाव हमें धीरे धीरे करना है, एक साथ नहीं करना है, ये ध्यान रखें। एक जो मेस्टाइटिस की बड़ी समस्या बता रहा हूँ मैं, तो कुछ टिप्स के इसमें बॉस थोड़ा सा मतलब डिटेल में बताओ मेस्टाइटिस। अच्छा मेस्टाइटिस थोड़ा ना। हाँ, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है हाँ किसानों की। देखिए, डेयरी फार्म पर मेस्टाइटिस बड़ी समस्या है। मेस्टाइटिस के कई कारण हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिशनल भी हो सकता है, इन्फेक्शियस कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हमने फार्म प्रबंधन अच्छे से नहीं किया है, साफ सफाई नहीं रखी है, दुहारी के टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया है, पशु का शरीर मेला है, दुहारी के टाइम पे हम उसका जो है बायोसिक्योरिटी जो जैव सुरक्षा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं फार्म पर या कहीं भी किसी भी लेवल पर, तो मेस्टाइटिस की समस्या आना तय है। और न्यूट्रिशन से भी इसका लेना देना है। इम्यूनिटी घटेगी तो बीमारियां आएगी, संक्रामक बीमारियां आएगी। इम्यूनिटी बरकरार रहे, अडर हेल्थ अच्छी रहे, जो आपकी गादी है गादी की हेल्थ अच्छी रहे, तो वहाँ आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण देने की आवश्यकता है। अब थोड़ा मैं टिप्स दे दूं कि आपको क्या जो अडर का न्यूट्रिशन है वो किस तरह से रखना है। तो देखिए, एक नमक और मीठा सोडा, इसकी मात्रा जो है बनाए रखें अपने फीड में, ठीक है ना। मिनरल मिक्सचर तो देते ही हैं हम फीड में, लेकिन एक जो मीठा सोडा है ये क्या करता है कि पीएच को एक मतलब रेगुलेट करके रखता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि सारा का प्रकोप है, मैंने बताया कि अगर आप ग्रेन्स ज़्यादा दे दोगे एकदम से तो आपकी पीएच जो है एकदम से लो हो जाएगी। उससे बचने का तरीका यह है कि जब ग्रेन्स हम पशु को दें या अनाज हम बढ़ाएं उसकी डाइट में, तो आप जो है मीठे सोडे की मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, ताकि जो है सारा का नेगेटिव इफेक्ट ना आए और आपका मेस्टाइटिस ना हो। एक होता है विटामिन सी। विटामिन सी का जाना उसके शरीर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अडर सेल्स होती हैं वो हीलिंग तभी कर पाएंगी
ये अपने आप को रीजनरेट तभी कर पाएंगी जब विटामिन ए अच्छे से मिलेगा, उनको जिंक अच्छे से मिलेगा, विटामिन सी अच्छे से मिलेगा। तो इनकी मात्रा विटामिन ए आपको जो है रेटिनॉल हरे चारे से बराबर मिल जाएगा। हरे चारे को अपने डेयरी फार्म में हरे चारे का समावेश रखिए आप। हरे चारे का कोई विकल्प नहीं है, हरा चारा आपको डेयरी फार्म पर आपको प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है नींबू। आप नींबू ट्रांजिशन फेज में या आपके फार्म पे अगर मेस्टाइटिस के केस ज़्यादा हैं तो आप नींबू का इस्तेमाल करिए। नींबू निचोड़ दीजिए पाटे में, या फिर जो है नींबू साबुत काट के भी खिला सकते हो। तो मीठा सोडा हो गया, नींबू हो गया ये, और हरा चारा हो गया, तो हम मेस्टाइटिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन है ये एक तरह से मेस्टाइटिस का, ठीक है ना। होने के बाद तो फिर हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा, ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं। मीठा सोडे के बारे में थोड़ा सा बताओ कि वो कितना क्या देना चाहिए अमाउंट उसका। मीठा सोडा की मात्रा में आपको बता दूं कि एक पशु को, जो कि मान लो 4 कुंटल का पशु है, तो 30 ग्राम मीठा सोडा उसको लगता है। और अगर नमक भी है तो नमक भी 30 ग्राम लगता है, ठीक है ना। और अगर पशु का शरीर भार ज़्यादा है तो मात्रा हम बढ़ा सकते हैं, या उसके ग्रेन्स जो है, अगर हम अनाज बढ़ा रहे हैं उसकी डाइट में, ठीक है ना, उसके आहार में अगर अनाज की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो हमें फिर वो 30 ग्राम से उसको बढ़ा देना है, ठीक है ना। और मिनरल मिक्सचर तो आप जानते हैं कि मिनरल मिक्सचर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस के लिए 50 ग्राम, ठीक है ना। अगर 4 कुंटल का अपना 400 केजी का अगर पशु है, 400 किलो का, तो मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम तो मेंटेनेंस के लिए लगता है। जो उत्पादन के लिए जो मिनरल मिक्सचर चाहिए वो 100 ग्राम से 150-200 ग्राम तक भी जाता है, ठीक है ना। तो आपके पशु का उत्पादन कितना है, दूध उत्पादन कितना है, वो डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना मिनरल मिक्सचर दें, ठीक है ना। तब आपका उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और उत्पादन आपका बरकरार रहेगा। तो साथ ही ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे डॉक्टर है जिनके पास में सबसे ज्यादा अनुभव है इस फील्ड में, और ये एक्सपर्ट भी रहे इस फील्ड में। तो इनके सभी नॉलेजेबल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर हर संडे को उपलब्ध होंगे शाम को 6 बजे। तो आप सब इनके वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दें, और नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, इन सभी के वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप जाओ प्लेलिस्ट में और देखो। थैंक यू।